2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस बैठक में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों समेत सभी पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी अधिवेशन में सभी शीर्ष नेताओं ने पदाधिकारियों में जोश भरा और 2024 में बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार के आंकड़े का संकल्प लिया। बीजेपी के इस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। पहले दिन राजनाथ सिंह ने विकसित भारत मोदी गारंटी एक बार फिर से मोदी सरकार का प्रस्ताव दिया और दूसरे दिन राम मंदिर से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा पहले दिन जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। दूसरे दिन अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिवेशन को संबोधित किया। और इस बैठक में देश भर से करीब 11,500 पदाधिकारी शामिल हुए। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक हुई। 2 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन में देश भर से बीजेपी पदाधिकारी शामिल हुए। अधिवेशन के पहले दिन पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित किया और मोदी की गारंटी बताते हुए भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का दावा किया। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है। अधिवेशन में पीएम मोदी पदाधिकारियों में जोश भरने का काम करते नजर आए। बीजेपी के 2 दिनी अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पास हुए। पहले दिन राजनाथ सिंह ने विकसित भारत मोदी गारंटी एक बार फिर से मोदी सरकार का प्रस्ताव दिया। दूसरे दिन राम मंदिर से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने राम और राष्ट्र मंत्र दिया। पहले दिन प्रभु राम पर बुकलेट बांटी गई। इस बैठक में करीब 11,500 पदाधिकारी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राम मंदिर और धारा 370 का जिक्र किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। अधिवेशन के आखिरी दिन पदाधिकारियों में जोश भरते हुए पीएम मोदी ने अगले 100 दिन का लक्ष्य भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएं। पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि दुनिया भी चाहती है कि तीसरी बार भी मोदी ही आएंगे। आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर वार किया। कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी से सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि वो व्यक्तिगत गाली गलौज पर उतर आई है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए उसने अस्थिरता का सहारा लिया। 2 दिनी बैठक में पहले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों को संबोधित किया और बीजेपी की नीतियों को रखा।
वहीं इससे पहले सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया और यूपी में मोदी के जन कल्याणकारी नीतियों की तारीफ की। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी और सीएम धामी भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। तुष्टीकरण परिवारवाद पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि विपक्षी दलों में सिर्फ परिवार के विकास की सोच है। ये लोग अपने बेटों को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर शाह ने कहा कि इस बार कौरव और पांडव की लड़ाई है। एक तरफ परिवारवादी कौरवों की सेना है और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी पांडव है। जनता को इन दोनों में से चुनना है। इंडी गठबंधन पर अमित शाह का वार देखने को मिला और उन्होंने कहा कि कई आरोप भी उन्होंने उठाए हैं और साथ ही एक बार फिर से विपक्ष पर करारा हमला भी बोला। पूरे देश में कहीं पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार 400 पार, इस मिशन पर हमें जुट जाना है। भारत मंडपम में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के पदाधिकारियों को संबोधित किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ अमित शाह ने तीसरे टर्म की सरकार बनाने का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि तीसरे टर्म में देश में उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस और विपक्षी इंडी गठबंधन पर भी जोरदार प्रहार किया। इस देश का लोकतंत्र कई सालों तक भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूरों से ग्रसित रहा। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे, बेटी, भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं। अमित शाह ने लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह महाभारत के समय पांडव और कौरव दो खेमे में थे, उसी तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव में भी दो खेमा है। शाह ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक है और एनडीए गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। चुनाव दो खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले दो खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है कि इंडी अलायंस क्या है, तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं। 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडी अलायंस है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को है। आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है। आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते।
अमित शाह ने बीजेपी अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा, देश ने तय कर लिया है कि मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं अधिवेशन में आए बीजेपी नेताओं ने भी इंडी गठबंधन पर वार करते हुए यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया। निश्चित रूप से हम लोगों का लक्ष्य 80 के 80 पार्लियामेंट सीट जीतने का है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आज लोक कल्याणकारी योजना, लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश की तेज गति से बढ़ता हुआ विकास की गतिविधियां, चाहे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और जनता के सेटिस्फेक्शन के आधार पर निश्चित रूप से हम लोग अपने 80 के 80 लक्ष्य को पूरा करेंगे। देखिए, इंडी गठबंधन जो है उसमें गठबंधन तो पहले ही हो चुका है। अब वो गठबंधन नाम की चीज नहीं है, अब वो मात्र कांग्रेस का एक अपरिपक्व नेतृत्व का एक बंधन बंधा हुआ है कुछ लोगों के साथ में, और वो बंधन भी जल्दी टूटेगा। और आप देख सकते हैं कि चुनाव तक जिस तरीके से वृहद पैमाने पर आकर्षण मोदी जी के प्रति बढ़ा है, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इनकी असफल हो रही है न्याय यात्रा जो थी और जिस प्रकार से दल टूट रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। जो 400 पार का आंकड़ा है वो निश्चित रूप में वो क्रॉस होगा। अमित शाह ने न सिर्फ बीजेपी की रणनीति और 24 के मिशन की जीत का टारगेट साफ किया, बल्कि अधिवेशन के दौरान विपक्षी गठबंधन पर भी करारा प्रहार किया। साफ है कि बीजेपी तीसरी बार मोदी सरकार के लक्ष्य में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के निवेश महाकुंभ की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। कल यानी कि 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इस निवेशन के महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे और यूपी के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में चौथे संस्करण में शामिल होंगे। 14,500 परियोजनाओं की शुरुआत होगी। 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश आएंगे और बुंदेलखंड पर सरकार का खास फोकस है। चित्रकूट में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा और मुरादाबाद में लॉजिस्टिक्स प्लांट भी लगेगा। करीब 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर की भी सबसे बड़ी भागीदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के निवेश महाकुंभ की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। 10 लाख करोड़ की 14,000 निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इससे यूपी में 34 लाख रोजगार का सृजन होगा। योगी सरकार लगातार ऐसे आयोजनों से यूपी में निवेश और रोजगार के अवसर ला रही है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो सके। धार्मिक धरोहर खोलेंगी यूपी की आर्थिक उन्नति के द्वार। चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार योगी सरकार। 19 फरवरी को योगी सरकार की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। माना जा रहा है कि देश दुनिया के 3,000 से ज्यादा निवेशक इसमें शामिल होंगे और करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा। उत्तर प्रदेश की धार्मिक पहचान अयोध्या का राम मंदिर इस एग्जीबिशन सेंटर में रखा गया है, जहां पर देश दुनिया के सभी निवेशक जुटेंगे। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, काशी विश्वनाथ धाम भी इस एग्जीबिशन सेंटर में मॉडल के तौर पर रखा गया है। ये माना जा रहा है काशी, अयोध्या, मथुरा की धार्मिक पहचान के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार को भारी निवेश हासिल होगा। पीएम मोदी कल लखनऊ के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी यहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में 8 एसपी, 12 एडिशनल एसपी, 30 डिप्टी एसपी तैनात किए जाएंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन होगा और बगैर इजाजत ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश दुनिया के 3,000 से ज्यादा निवेशक शामिल होंगे। दिनांक 19 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी का लखनऊ जनपद में आगमन है और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। इसके लिए लखनऊ पुलिस द्वारा व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा, हेलीपैड की सुरक्षा, एयरपोर्ट की सुरक्षा, रूट की सुरक्षा, इन सभी के लिए व्यापक दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। जो पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, उसके स्केल की बात करें तो लगभग 8 पुलिस अधीक्षक, 12 अपर पुलिस अधीक्षक,
30 पुलिस उपाधीक्षक, 79 निरीक्षक, 416 उप निरीक्षक और लगभग 2000 से अधिक हेड कांस्टेबल लगाए जा रहे हैं। बता दें कि योगी सरकार चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अयोध्या, काशी, मथुरा की धार्मिक पहचान के जरिए निवेशकों को आकर्षित करने की तैयारी की गई है। संभल की धरती पर भगवान विष्णु के अंतिम अवतार की मान्यता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी पवित्र जगह पर भगवान कल्की के भव्य मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की का मंदिर बनने जा रहा है। संभल के चोड़ा कंबो में बन रहे कल्की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पूरे मंदिर परिसर को सफेद और भगवा रंग से सजाया जा रहा है और इस मंदिर में एक नहीं बल्कि 10 गर्भगृह होंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के गर्भगृह मंदिर का शिखर 108 फीट ऊंचा होगा। 11 फीट के ऊपर मंदिर का चबूतरा बनेगा। 68 तीर्थ की इसमें स्थापना होगी। मंदिर का निर्माण लगभग 5 एकड़ में होगा और निर्माण में करीब 5 साल का समय लग सकता है। फरवरी 2024 ये वो तारीख जो कि स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तारीख हो जाएगी, खासकर संभल और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए और साथ ही भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले लोगों के लिए, क्योंकि इसी तारीख को भगवान कल्की के मंदिर का शिलान्यास होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। पहली शिला वो अपने हाथों से रखेंगे, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मेरे पीछे जो पंडाल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर हजारों की संख्या में साधु संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। यहां पर तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। ये जो टेंट बनाया गया है, धूप बारिश का इस पर असर नहीं होगा। 10,000 से ज्यादा साधु संत इस टेंट के अंदर पर मौजूद होंगे। एक मंच भी बनाया गया है, मुख्य मंच, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा शिलान्यास कार्यक्रम के बाद। आपको बता दें, इसी टेंट के पीछे एक जगह है जहां पर मंदिर का निर्माण होता है, जहां पर जमीन के नीचे लगभग 5 फीट की गहराई में शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। उन्हीं सीढ़ियों से उतरकर उस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जहां पर शिलान्यास किया जाना है, जहां पर पहली शिला को प्रधानमंत्री अपने हाथों से रखेंगे और साथ ही मंत्रोच्चारण भी चल रहा होगा। साधु संत की मौजूदगी होगी। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे, संतों को संबोधित भी करेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।